आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, हाल ही में मेरी मुलाकात डॉक्टर अंजू वेद जी से हुई। अंजू जी दिल्ली में ही एक स्कूल में शिक्षिका हैं और साथ ही उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है कहानी माला। एक अच्छी शिक्षक होने के साथ ही वो एक कुशल कथावाचक भी हैं और कहानियाँ बेहद रोचक अंदाज में सुनाती हैं। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि उनको भी ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, हाल ही में अंजू जी ने अपनी लिखी हुई कहानियों को एक माला में पिरोकर एक किताब के रूप में प्रस्तुत किया है। किताब का नाम है अधूरी नहीं हूँ। आज मैं आप सबके लिए उनकी इसी किताब में से एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है अधूरी नहीं हूँ। मुझे ये कहानी बेहद पसंद आई। आशा करती हूँ आपको भी ये कहानी और अंजू जी का ये प्रयास पसंद ज़रूर आएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सेठ राघव दास के बगीचे की चर्चा और प्रशंसा आस पास ही नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों में भी कौतूहल का विषय थी। कारण था बगीचे की सुंदरता और पेड़ पौधों की ऐसी दुर्लभ किस्में जिन्हें हम केवल किताबों में ही पढ़ पाते हैं। राघव दास का जीवन इस बगीचे को सींचने में आधा खर्च हो चुका है, फिर भी वो इसमें बिना थके प्रतिदिन श्रमदान करते हैं। कहने को परिवार के साथ साथ दर्जन भर नौकर भी बगीचे की देखरेख करते, परंतु पौधों को बालक की तरह अपने हाथों से संवारने में जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती, वो राघव दास के लिए अमूल्य है। राघव दास की बेटी यशवंती माँ के साथ बगीचे की बारीकियां सीखती, उन्हें कुछ ऐसे सुझाव भी देती जो बगीचे के सौंदर्य और उपयोगिता के लिए आवश्यक होते। यशवंती तीनों भाइयों से अधिक पढ़ी थी। राघव दास बेटी की समझदारी पर अक्सर बेटों को डांटा करते थे। कुछ सीखो इससे, उसी घर में तुम रहते हो और उसी में ये घर को संवारती है और तुम। बस बस बाबूजी, रहने भी दो। यशवंती उन्हें बीच में ही रोक देती है। ये तीनों मुझे फिर डांटेंगे, कहेंगे तुझे इतनी सयानी बनने की क्या जरूरत है। वो हंसती और अपनी चुहलबाजियों से सबको हंसाती। यशवंती पिता के साथ साथ भाइयों की भी लाडली थी। पिता और पुत्रों के बीच मीठी तकरार में वो सेतु बनकर खड़ी रहती, उनके बीच की दूरियां कम करती। बाबूजी घर में शांति और सौहार्द चाहते थे। उन्हें बात बात पर झगड़ना या घर में अशांति का वातावरण बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते थे, जीवन में कलात्मक बनो। कलात्मक बनने के लिए बुद्धि का शांत होना आवश्यक है, सीख का अभिप्राय जानना आवश्यक है, उस दिशा में मन से प्रयास करना आवश्यक है। इन बातों से कभी कभी बड़े भैया खींच जाते और कहते, बाबूजी कब तक इन उपदेशों को लेकर बैठे रहेंगे? उनकी तरह हम भी हंसिया खुरपी उठाए रहें क्या? कुछ समय बाद यशवंती का विवाह तय हो गया। अपने अपने पक्ष में सबके तर्क थे। उसका ससुराल शहर के नामचीन घरानों में से एक था। गुणवती और रूपवती यशवंती विवाह को लेकर उत्साहित रहती। अपनी अलहड़ता में जाने क्या क्या कहती। माँ, ये सबसे बड़े हैं ना, मैं तो वहाँ भी हुक्म चलाऊंगी, एक नहीं सुनूंगी किसी की। जो चाहिए मतलब चाहिए। बड़े हुक्म चलाने के लिए नहीं होते पगली, वो घर को संभालने के लिए होते हैं, पारिवारिक संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं, समझिए, माँ कहती। राघव दास ने यशवंती का विवाह धूमधाम से किया। उसकी हर इच्छा का ध्यान रखते हुए वैवाहिक रस्मों को यादगार बनाया। साथ ही ससुराल में मिलकर रहने और उस परिवार की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने की भी सीख दी। भले ही राघव दास सेठ था, परंतु एक पिता की भांति वो ये आश्वस्त करना चाहता था कि बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, उसमें मायके का अहंकार नहीं पनपना चाहिए। यशवंती शीघ्र ही ससुराल में घुल मिल गई। वो थी भी मिलनसार। सासू माँ की सिखाई हर बात को ध्यान से सुनती, उनका वैसा ही पालन करने का प्रयास करती। ससुराल में नौकर चाकर थे, परंतु रसोई संभालने का दायित्व घर की महिलाओं पर ही था। यशवंती की सास ने शीघ्रातिशीघ्र रसोई का जिम्मा यशवंती को सौंप दिया। यशवंती भी पूरी तन्मयता से काम करती, नौकरों का भी ध्यान रखती और अतिथियों का भी। उसके पति पुनीत को यशवंती का इस तरह हर किसी से घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता था। वो बात बात पर उसे डांट देता।
पहले तो ये कभी कभी होता था, परंतु अब रोज होने लगा। तुम इसकी बात का बुरा मत माना करो यशवंती, ये बचपन से ही चिड़चिड़े स्वभाव का है, कामकाज में निपुण है, पर पता नहीं अब इसे क्या होता जा रहा है, उसकी सास समझाती। पुनीत अक्सर लेट आता, बिना कारण चुप रहता और बिना कारण ही क्रोधित हो उठता। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसका कारण क्या है। यशवंती ने सोचा आज पुनीत से बात करूंगी, उससे प्यार से पूछूंगी कि आप मुझसे दूर क्यों भागते हो, क्या कमी है मुझ में। नवयौवना यशवंती अप्सरा की भांति सज संवर कर पुनीत की राह देख रही थी। पुनीत लगभग 10 बजे तक घर आ जाते थे, पर आज ये 10 न जाने कब बजेंगे। दरवाजे पर खड़ी सजी धजी यशवंती को देखकर पुनीत गुस्से में भर गया। ये क्या है यशवंती, रात को सज संवर कर कहाँ जाओगी? तुम्हारे पिता ने सिखाया नहीं, पति घर आए तो क्या करना चाहिए? पुनीत लड़खड़ाता और बड़बड़ाता जा रहा था। उसके शरीर से शराब की बू आ रही थी। पुनीत की बातें सुनकर यशवंती स्तब्ध रह गई। उनके विवाह को महीनों हो गए, परंतु पति का प्रेम स्पर्श तक उसने महसूस नहीं किया। पुनीत पास बैठने में भी घबराता था। यही कारण है वो यशवंती के कमरे में तब आता जब वो थक कर सो जाती। आज पुनीत ने उसके पिता पर सवाल किया था, बिना कारण उसे गालियां दी थी, मारने को दौड़ा था। स्त्रियां सब कुछ सहन कर सकती हैं, परंतु अपनी माँ या मायके पर उंगली उठाना उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं होता। चाहे वो आधुनिक स्त्री हो या गांव की भोली भाली महिलाएं, मायके पर सवाल उठाते ही उनकी रक्त वाहिकाओं में क्रोध बहने लगता है। किंतु फिर भी वो चुप रही। अब से पहले उसने पुनीत पर क्रोध नहीं किया था। वो चुपचाप उसकी आदतों एवं व्यवहार को सहन कर रही थी, परंतु आज बात थी उसके पिता की सीख की, उनके लालन पालन की, उनके संस्कार की। पुनीत की बातों ने सीधे उसके हृदय पर वार किया। स्वयं को संभालते हुए यशवंती ने कहा, आप क्या चाहते हैं पुनीत? मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मुझे पत्नी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या पति के साथ और प्रेम की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? इस प्रकार की वार्तालाप, गाली गलौज और मारपीट अब बढ़ती जा रही थी। किसी को नहीं, मैं तुम्हें ही नहीं, किसी भी औरत को नहीं चाह सकता, किसी का पति नहीं बन सकता। यशवंती को क्षण भर नहीं लगा बात समझने में। उसने पुनीत की बात का उत्तर नहीं दिया, चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। दाम्पत्य जीवन के सुख का सपना चूर चूर हो रहा था। सिर चकराने लगा। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ब्याही बिन ब्याही रहूंगी, कहाँ जाऊं? पिता के घर? नहीं नहीं, वहाँ नहीं। बाबूजी इस दुख को नहीं सह पाएंगे। अभी उम्र ही क्या है मेरी? स्वयं के प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही देते देते यशवंती ससुराल की चौखट पार कर गई। किसने क्या कहा, किसने रोका, उसने कुछ नहीं सुना। इंद्रियां सुन्न पड़ गई थीं, आंसू निकल नहीं रहे थे और वज्रपात सहन नहीं हो रहा था। माँ कहती थी, स्त्री पुरुष का मिलन दाम्पत्य को पूरा करता है, स्त्री को माँ बनने का सौभाग्य देता है, उसके अधूरेपन को पूर्ण करता है। तो क्या मैं अधूरी हूँ? नहीं, मैं अधूरी नहीं हूँ। मेरा अधूरापन किसी और के कारण है। यशवंती मन ही मन विचार कर रही थी। अपनी अस्मिता, मान सम्मान और स्वाभिमान को संजोई चली जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पुनीत के छल से ही आहत नहीं थी, आहत थी उस अपमान से जो पुनीत ने एक स्त्री का किया था। यशवंती निसंतान रहकर भी पुनीत के साथ रहने को तैयार थी, किंतु अपमानित और आहत होकर नहीं। पुनीत चाहता तो अपनी शारीरिक अक्षमता को बताकर भी यशवंती के साथ जीवन बिता सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। यशवंती आवाक सी प्रतिदिन सहती सुनती चली जा रही थी। घर परिवार की बड़ी बूढ़ियों के आशीष, दूधो नहाओ पूतो फलो, उसे असहज कर जाते थे। वो अक्सर सोचती, क्या यही सुखमय दाम्पत्य जीवन है? क्या ऐसे पुरुष के साथ जीवन की पूर्णता जुड़ी है? साहस जुटाकर यशवंती विनायक चाचा के घर चली गई। विनायक चाचा यशवंती को बहुत मानते थे। उसने चाची को सारी व्यथा सुनाई और साथ ही अपना फैसला भी। उसका फैसला बहुत कठिन था, परंतु इस दुख से उबरने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था। विनायक चाचा ने कुशलता से बाबूजी को स्थिति से अवगत कराया और यशवंती के फैसले के साथ खड़े होने के लिए उन्हें मना ही लिया। अपने अतीत से बाहर निकलने में यशवंती को कुछ समय अवश्य लगा, परंतु अब वो पूरी तरह समर्पित है स्वयं के लिए, अपने भविष्य के लिए। यशवंती ने माँ बाबूजी की सिखाई बागवानी को अपना उद्यम बनाया।
मसाले उगाए और उनका व्यापार आरंभ किया। नए काम में आत्मनिर्भरता की धुन में जब कभी वो निराश होती तो बाबूजी की सिखाई बातें उसका मार्गदर्शन करती। यशवंती अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके परिश्रम और ईमानदारी ने उसकी उद्यमशीलता को पंख लगा दिए। यशवंती का यश एक महिला उद्यमी के रूप में फैलने लगा। यशवंती ने एक नन्ही बालिका को गोद लिया और माँ का दर्जा भी प्राप्त कर लिया। आज वो अधूरी नहीं है, पुनीत जैसे पुरुष के बिना भी पूर्ण है, सफल है, कांटों पर चलकर ही सही सुखमय जीवन की वाहक है। उदाहरण है समाज की उन महिलाओं के लिए जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, रूढ़ियों में जकड़ी हैं, पर बाहर निकलने से डरती हैं, भयभीत होती हैं, उनके विरुद्ध खड़े होने में और अपने लिए निर्णय लेने में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में साझा भी कीजिएगा, जिससे ये कहानियाँ आपके दोस्तों और जानकारों तक भी पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल मैं आप सब लोगों से विदा लूँगी। जल्द ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।